हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आजकल हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे क्या चल रहा है, आपकी एलटी की सीरीज चल रही है। तो उसी के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे थे, आपका जो हमारी फिलोसफी का तीसरा टॉपिक था, आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म, उसका अध्ययन कर रहे थे। आइडियलिज्म की परिभाषा हम देख चुके थे। अलग अलग जो फिलोसोफर थे, उनकी आइडियलिज्म के बारे में क्या क्या परिभाषाएं थी वो भी हम देख चुके थे। ठीक है। और क्या देख चुके थे हम, आइडियलिज्म का जो क्या होता है आपका। ठीक है। अगली चीज हमने देखी थी, आदर्शवाद की परिभाषाएं देखी थी, और आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य देखेंगे आज हम। ठीक है। तो अब देखिए, चलिए देखते हैं कि आदर्शवाद में शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य है। पहली चीज आती है आपकी आत्मानुभूति। पहली चीज आती है आपकी आत्मानुभूति। अब आत्मानुभूति का अर्थ क्या होता है? आत्मानुभूति का अर्थ होता है अपने को समझना या अपने का क्या करना, अपने के रहस्य जाना। उसी को क्या बोलते हैं? आत्मानुभूति बोलते हैं। चलिए देखिए क्या बोलते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति का अर्थ क्या है? आत्मा का ज्ञान है अथवा स्वयं को समझना है। तो आपसे ही पहला पूछा जा सकता है कि आत्मानुभूति किसका उद्देश्य है, तो किसका उद्देश्य है? आदर्शवाद का उद्देश्य। और आत्मानुभूति का अर्थ क्या होता है? आत्मा को समझना। और क्योंकि हम किससे निर्मित है, हमारा जो मनुष्य शरीर है उसमें क्या आत्मा ही, आदर्शवादियों के अनुसार क्या है, आत्मा ही सब कुछ है। अगर आत्मा नहीं होगी तो मनुष्य शरीर भी कुछ नहीं होगा। तो आत्मा को समझने का मतलब क्या हो गया? स्वयं को समझना। स्वयं को समझने को ही क्या बोलते हैं? आत्मानुभूति बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सुकरात आते हैं आपके। ठीक है। एक क्या आते हैं आपके फिलोसफर आते हैं, सुकरात। तो सुकरात के अनुसार, ठीक है, चलिए देखते हैं सुकरात के अनुसार। सुकरात के अनुसार आत्मानुभूति का अर्थ क्या होता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सुकरात सुकरात के अनुसार आत्मानुभूति क्या होती है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सुकरात ने क्या कहा था? स्वयं को जानो, स्वयं को जानो, अतः बालकों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि जिससे वह आत्मानुभूति कर सके। अभी मैंने आपको बताया कि आत्मानुभूति का अर्थ क्या होता है। आत्मानुभूति का अर्थ क्या होता है? तो जैसे कि सुकरात ने बताया कि स्वयं को जानो। ठीक है। तो स्वयं को जानना ही क्या? आत्मानुभूति है। अब देखिए हमारे पास अगली चीज आती है। अगली चीज क्या कह रहा है आपका? आत्मानुभूति ही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। ये किसने कहा था? जेंटाइल ने कहा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आत्मानुभूति शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है, ये किसने कहा था? ये कहा था आपके पास जेंटाइल ने कहा था। ये किसने कहा? जेंटाइल ने कहा था। आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए अगली चीज क्या कहता है। अगली चीज कहता है आपके पास आत्मानुभूति जीवन का लक्ष्य है और शिक्षा का उद्देश्य। ये किसका कथन है? रॉस का कथन है। ये कथन बड़े इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं कि निम्न कथन किसका है कि आत्मानुभूति जीवन का लक्ष्य और शिक्षा का उद्देश्य। तो ये किसने कहा था? रॉस ने कहा था। अब चलिए अब देखते हैं हम अगली चीज। अगली चीज क्या है आपके पास यहाँ पर? व्यक्तित्व का विकास। जो अगला उद्देश्य है किसका? अगला उद्देश्य है जो आपके किसका उद्देश्य है? अगला उद्देश्य है आपका जो आदर्शवादी शिक्षा है, व्यक्तित्व का विकास। देखिए व्यक्तित्व का विकास तो हर किसी शिक्षा का उद्देश्य है। जितने भी फिलोसफी मैंने आपको शिक्षा से रिलेटेड बताई है, सब में आपने कहीं ना कहीं ये उद्देश्य देखा होगा, व्यक्तित्व का विकास या व्यक्ति का विकास। तो ये सभी जितने भी हमारे फिलोसफर हैं, जितनी भी हमारी शिक्षा पद्धतियां हैं, उन सभी का लक्षण क्या है? व्यक्ति उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति का विकास तो होता ही होता है। अब देखिए ये क्या कहते हैं आपके जो आदर्शवादी हैं, मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अब क्यों है? ठीक है, क्योंकि मनुष्य में क्या है? सोचने समझने की क्षमता है। तो इसलिए जो आदर्शवादी कहते हैं क्या है? मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अतः शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करना है। क्योंकि वो क्या कहते हैं? मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, उसमें सोचने समझने की क्षमता है। अतः जो शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करना होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण तथा विकास करना है। किसने कहा था आपका? ये कहा था आपके पास प्लेटो ने कहा था। क्या कहा था प्लेटो ने? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण तथा विकास करना। अब व्यक्तित्व का निर्माण करने के साथ साथ क्या होना चाहिए? जो व्यक्ति के अंदर जो व्यक्तित्व है उसका विकास भी करना बहुत ही आवश्यक होता है। अब अगला उद्देश्य आता है संस्कृति विरासत की रक्षा, विकास एवं हस्तांतरण करना। ये आदर्शवादी शिक्षा का अगला उद्देश्य है। क्या है? ठीक है। आदर्शवादी शिक्षा का जो अगला उद्देश्य है वो क्या बताया मैंने आपको? आदर्शवादी शिक्षा का अगला उद्देश्य है संस्कृति का विकास, संरक्षण करना। ठीक है। संस्कृति विरासत की रक्षा, विकास एवं हस्तांतरण। ठीक है। धर्म हो गया, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित तथा विज्ञान, विभिन्न युगों के
युगों में किए जाने वाले मनुष्य के नैतिक, मानसिक तथा सौंदर्यात्मक कार्यों का परिणाम है। किसने कहा था? रॉस ने कहा था। यानी इनके कहने का अर्थ क्या है कि मैंने आपको समझाया था, जब व्यक्ति हमने अपने पूर्वजों से कुछ सीखा है ना, अब उसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे धर्म सीखी, नैतिकता सीखी, कला भी हमने अपने पूर्वजों से सीखी है, साहित्य भी हमें अपने पूर्वजों द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, गणित भी हमने कुछ ना कुछ बेसिक गणित उनसे सीखे, कुछ ना कुछ विज्ञान की चीजें हमने उनसे सीखी हैं। और अब हम क्या करते जा रहे हैं, इन सब चीजों में रोज नई नई चीजों को जोड़ते जा रहे हैं और उन नई चीजों का विकास करके हम क्या करें, अपनी अगली पीढ़ी को दे रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संस्कृति विरासत की रक्षा एवं विकास का हस्तांतरण। ठीक है, तो जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, जैसे अब जब आप जो पुराने बच्चे होंगे या जो आपके माता पिता होंगे, तो उस समय पहले सबसे पहले जब भारत आया तो उस समय फोन भी नहीं थे। उसके बाद आपको पता है कौन से फोन आया था? तार वाले फोन आए थे। फिर कैसे फोन आए थे? कीपैड वाले फोन आए थे। अब देखिए अब कैसे फोन आ गए आपके पास। ठीक है, टच स्क्रीन वाले फोन आ गया। भविष्य में इससे भी कुछ आगे चीज, आपके सोचने से ऐसी चीज आ सकती है। यानी जो हमने पिछले समय से विज्ञान का विकास किया है, उस विज्ञान के विकास को हम अगली पीढ़ी तक पहुंचाते जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो नई नई पीढ़ी आ रही है, उस विकास में जो हमें अपने पुरखों से मिला है, उसमें क्या करते जा रहे हैं, अपना ज्ञान जोड़ते जा रहे हैं और अगली पीढ़ी को पहुंचाते जा रहे हैं। तो ये हर चीज में हो रहा है, ऐसे नहीं कि केवल क्या है विज्ञान में ही हो रहा है। ये सारी चीजें आपकी किस किस में भी लागू हो रही है? ये सारी चीजें आपकी किस किस चीज में भी लागू हो रही है? कला में हो रही है, साहित्य में हो रही है, ठीक है, विज्ञान में हो रही है। ये सब हम अपने पूर्वजों से सीखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या बोलते हैं, धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित, विज्ञान विभिन्न युगों में किए जाने वाले मनुष्यों के नैतिक, मानसिक तथा सौंदर्यात्मक कार्यों का परिणाम है। किसने कहा था? रॉस ने कहा था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगला, आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो आदर्शवाद है वो क्या देता है? आध्यात्मिक मूल्यों को बड़ा महत्व देता है। तो इसका एक उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति। देखिए मूल्य चिंतन है, शाश्वत है, स्थायी है, चिरंतन है। ठीक है, मूल्य क्या है? चिरंतन है, शाश्वत है, स्थायी है, अपरिवर्तनशील है। मूल्य क्या है? अपरिवर्तनशील है और सत्य है। इनका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया, वरन पूर्व निर्धारित रहता है। इनकी प्राप्ति ही मनुष्य के लक्ष्य है। ऐसा किसका मानना है कि जो सत्य है वो क्या है? पूर्व निर्धारित है। ठीक है, ऐसा मानना किसका है? आदर्शवादियों का मानना। तो ये क्या कहते हैं, जो सत्य है वो क्या है? शाश्वत है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इनका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया। इसीलिए जो शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? सत्य की प्राप्ति। क्या होना चाहिए? अतः इनकी प्राप्ति ही मनुष्य का लक्ष्य है। इनकी कितनी, यानी मूल्य, सत्य की प्राप्ति, वो किसका लक्ष्य है? अध्यात्मवादी शिक्षा का क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, तो अब देखिए, आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति होने पर मनुष्य पूर्णता को प्राप्त करता है। किसने कहा था? हॉर्नी ने कहा था। क्या कहा था हॉर्नी ने? आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति होने पर मनुष्य क्या करता है? पूर्णता को प्राप्त करता है। यानी क्योंकि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? अध्यात्म क्या कहते हैं? सत्य को प्राप्त करना है ना। तो इसलिए जब मनुष्य क्या कर लेता है? सत्य को प्राप्त कर लेता है, तो उसका जीवन क्या हो जाता है? पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा किसका मानना है? हॉर्नी का मानना है। अगला क्या है? पवित्र जीवन की तैयारी करना। ये भी किसका लक्ष्य है? आपका आदर्शवाद का, या जिसको हम क्या बोलते हैं, आइडियलिज्म बोलते हैं, उसका उद्देश्य है। ठीक है, देखिए, शिक्षा मनुष्य को इस योग्य बनाती है कि वह अच्छाइयों और को ग्रहण कर सके और बुराइयों से दूर रहे। अब देखिए, जो हमने क्या बताया था, इनका अंतिम उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्ति करनी है, जो अच्छे जीवन को तैयार करना है ना। तो क्या कहते हैं, शिक्षा द्वारा मनुष्य अच्छे और गलत का बीच अंतर कर सकता है। जब वो अच्छे और गलत के बीच अंतर कर सकता है, तो बुराइयों से दूर रहता है और अच्छाइयों को अपनाता है, जिसके कारण मनुष्य का जीवन क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। ऐसा किसका मानना है? आइडियलिज्म का मानना है। अब देखिए अगला, शिक्षा का उद्देश्य है भक्तिपूर्ण, पवित्र तथा कलंक रहित जीवन की प्राप्ति। ऐसा किसने कहा था? ये फ्रॉबेल ने कहा था। किसका कथन है? ये है फ्रॉबेल का कथन है। चलिए अब चलते हैं। अब जब हमने उद्देश्य जाना है, तो मैं आपको जैसे कि शुरू से बता रहा हूँ, तो उद्देश्य के अनुसार ही क्या होता है? पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। अब देखिए, आदर्शवादियों के क्या क्या उद्देश्य हैं हमारे पास। ठीक है, या विचारवादियों के, क्योंकि मैंने आपको बताया, तो जो आदर्शवाद है, आदर्शवाद को क्या कहते हैं हम? विचारवाद भी कहा जाता है। अब देखिए, इसके अनुसार पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए? प्लेटो के अनुसार, हम यहाँ पे 2-3 फिलोसोफर को पढ़ेंगे हम। जैसे कौन हो गया आपका? प्लेटो हो गया, जेएस रॉस हो गया, ठीक है, और नन हो गए। ठीक है, तो इन फिलोसोफर ने जो आदर्शवाद, ये मतलब जो आदर्शवादी फिलोसोफर थे, इनके अनुसार क्या क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसका अध्ययन करते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम की रचना इस प्रकार होनी चाहिए कि सत्यम, शिवम, सुंदरम तीनों मूल्यों को प्राप्त किया जा सके। तो मैंने आपको जैसे कि शुरू में बताया था कि जो आदर्शवादियों का मूल उद्देश्य है वो क्या है? सत्यम, शिवम, सुंदरम, यानी इन तीनों मूल्यों को यानी प्राप्त करना है। किसका लक्ष्य है? आदर्शवादियों का लक्ष्य है। तो इन्होंने कहा कि हमें पाठ्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए जिनके द्वारा हमें इन सब चीज की प्राप्ति हो जाए। अब देखिए,
ये तीनों आदर्श यानी जो सत्यम शिवम सुंदरम है किस किस को प्रदर्शित करते हैं, बौद्धिक को, नैतिक को और कलात्मक क्रियाओं से संबंध रखते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सत्यम का संबंध किससे, तो बौद्धिक क्रियाओं से, शिवम का अर्थ किससे, नैतिकता से, सुंदरम का अर्थ क्या है, कलात्मकता से, है ना। सत्यम मतलब सत्य को पहचानना, तो सत्य को कब पहचानेगा आदमी, जब उसकी बुद्धि होगी, यानी जब उसकी बुद्धि का विकास होगा, सही गलत में अंतर कर पाएगा। सुंदरतम, सुंदरम मतलब नैतिकता, ठीक है। सुंदरम का मतलब क्या हो गया, देखिए अच्छा सॉरी, शिवम, शिवम का अर्थ क्या हो गया आपका, नैतिकता, ठीक है। और सुंदरम का अर्थ क्या हो गया, कलात्मक चीजें, यानी मनुष्य क्या करता है, पढ़ाई के द्वारा उसके अंदर कलात्मक निर्माण करने की क्षमता भी आती है। तो उसी को क्या कहा जाता है आपका, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। तो आपको ये क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि जो सत्यम नामक क्या है, आदर्शवादियों के अनुसार जो मूल्य है वो किससे संबंध रखता है, तो किससे संबंध रखता है, सत्यम नामक जो मूल्य है, सत्यम नामक मूल्य रखता है आपके किससे रखता है आपके, ठीक है, बौद्धिकता से संबंध रखता है। शिवम किससे रखता है आपके, नैतिकता से संबंध रखता है। और जो सुंदरम नामक मूल्य है आदर्शवादियों को किससे संबंध रखता है, कलात्मक क्रियाओं से संबंध रखता है। चलिए अब देखते हैं, अब जो हमारे पास प्लेटो तो उसने कहा कि तीन चीजों को प्रदर्शित करते हैं, बौद्धिकता को, नैतिकता को और कलात्मकता को। तो इन्होंने कहा बौद्धिक विकास करने के लिए हमारे पास कौन कौन से विषय होने चाहिए, भाषा होनी चाहिए, साहित्य होना चाहिए, इतिहास होना चाहिए, भूगोल होना चाहिए और विज्ञान होना चाहिए। तो ये किससे संबंधित विषय है आपके, बौद्धिकता के पक्ष से। कलात्मक में इन्होंने क्या कहा था, आपके पास कला और काव्य। नैतिकता में इन्होंने कहा था धर्म, आचार, साहित्य और अध्यात्मवाद होना चाहिए। ऐसा किसका मानना था आपका, प्लेटो का। तो प्लेटो ने पाठ्यक्रम को कितने क्रियाओं के आधार पर बांटा, तीन आधार पर बांटा, बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक। अब अगले आते हैं हमारे पास जे.एस. रॉस। अगले जो आदर्शवादी आते हैं कौन आते हैं हमारे पास, जे.एस. रॉस। तो देखो जे.एस. रॉस ने क्या कहा था, ठीक है, जे.एस. रॉस ने क्या कहा था, जे.एस. रॉस ने कहा, ठीक है, देखिए सॉरी थोड़ा, जे.एस. रॉस ने क्या कहा था, जे.एस. रॉस ने कहा था, ठीक है, रॉस ने पाठ्यक्रम को दो प्रकार की क्रियाओं पर जोड़ दिया, एक तो स्वास्थ्य संबंधी क्रिया और दूसरा आध्यात्मिक संबंधी क्रिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रॉस के अनुसार, ठीक है, आदर्शवाद में पाठ्यक्रम को किस प्रकार बांटा गया, तो किस प्रकार बांटा गया, स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएं और आध्यात्मिक संबंधी क्रियाएं। अब देखिए जो शारीरिक यानी जो स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएं और दूसरा आध्यात्मिक। अब जो स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएं थे इसके लिए उन्होंने कौन कौन विषय बताए, कला कौशल बताया, स्वास्थ्य विज्ञान बताया और शारीरिक कुशलताएं बताई, ठीक है। अब जो शारीरिक कुशलता है, शारीरिक कुशलता के अंतर्गत फिर इन्होंने क्या किया, शारीरिक कुशलता को भी इन्होंने फिर आगे बांटा है, ठीक है। शारीरिक कुशलता को इन्होंने किस प्रकार से बांटा है, बौद्धिक, ठीक है। शारीरिक कुशलता का मतलब केवल उछल कूद या खेल कूद करना ही नहीं होता है, शारीरिक कुशलता के अंदर हमारी जो बौद्धिक क्षमता होती है वो बौद्धिक क्षमता भी आती है, वो भी तो हमारे शरीर के द्वारा की जाती है, तो बौद्धिक क्षमता भी आती है। तो इन्होंने कहा कि बौद्धिक क्षमता का विकास करने के लिए हमें बच्चे को क्या क्या पढ़ाना चाहिए, साहित्य पढ़ानी चाहिए, भाषा पढ़ानी चाहिए, विज्ञान पढ़ानी चाहिए, गणित पढ़ाना चाहिए, इतिहास पढ़ाना चाहिए और भूगोल पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, इन्होंने शारीरिक क्रिया और आध्यात्मिक क्रिया में बांटी। अब जो शारीरिक क्रिया के अंतर्गत इन्होंने बताया कला कौशल, स्वास्थ्य विज्ञान और शारीरिक कुशलता। अब यहाँ पर मैंने बताया कि शारीरिक कुशलता का अर्थ केवल शरीर से हष्ट पुष्ट होना नहीं है, बल्कि जो हमारी क्या है, बौद्धिक क्रिया है, बौद्धिक क्रिया भी शारीरिक क्रिया के अंतर्गत ही आती है ना। तो उसके विकास के लिए भी इन्होंने अलग से पाठ्यक्रम बताया, साहित्य बताया, भाषा विज्ञान बताया, गणित बताया, इतिहास बताया और भूगोल बताया। अब जो आध्यात्मिक क्रियाएं थी, आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए उन्होंने क्या बताया, धार्मिक दर्शन अर्थात आचार शास्त्र, यानी हमें अपने जीवन में किस प्रकार से रहना है, ठीक है, क्या क्या हमारे आचार साहित्य का अर्थ होता है हमारा नियम, यानी उठने के क्या नियम होने चाहिए, उसके बाद पूजा करना तो क्या नियम, खाने के क्या नियम, तो उसको क्या बोलते हैं हम, आचार शास्त्र या धार्मिक धर्म नियम बोलते हैं, ठीक है। आचार संहिता क्या होगा, जो हमें अपने दैनिक जीवन में जो व्यवहार करने, उस व्यवहार को करने के लिए क्या क्रियाएं होनी चाहिए, उन्हें आचार शास्त्र बोलते हैं। नैतिक शास्त्र यानी हमें अपने जीवन में किस तरीके से, यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, दूसरों की मदद करनी चाहिए, सब किसके अंतर्गत आता है, नैतिकता के अंतर्गत आता है। अब अगले आता है हमारे पास हर्बट के अनुसार पाठ्यक्रम। देखिए जो हर्बट थे हमारे पास, ठीक है, तो जो हर्बट थे, हर्बट ने पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा। हर्बट ने भी पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा, दो भागों में, मुख्य विषय और गौण विषय। एक तो उन्होंने कहा कि मुख्य विषय होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, गौण विषय। हर्बट ने विज्ञान को गौण विषय मानता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा आदर्शवादी विज्ञान को गौण विषय मानता है, तो कौन सा मानता है, हर्बट। हर्बट विज्ञान को क्या मानता है, गौण विषय मानता है। अब इन्होंने पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा, मुख्य विषय और गौण विषय, ठीक है। किस किस में बांटा, मुख्य विषय और गौण विषय। तो मुख्य विषय में इन्होंने क्या क्या रखा, संगीत रखा, साहित्य रखा, इतिहास रखा, कविता रखी और कला को इन्होंने मुख्य विषय में रखा।
अब देखिए जो गौण विषय है, गौण विषय में से इन्होंने किस किस को रखा, गणित, विज्ञान और भूगोल। जैसे कि मैंने आपको बताया है जो हार्वर्ड है वो विज्ञान यानी ठीक है विज्ञान को क्या मानता है, गौण विषय मानता है। तो आपसे पूछा जा सकता है गणित किस आदर्शवादी द्वारा गौण विषय माना गया, तो किस, हार्वर्ड द्वारा। भूगोल इसी तरीके से विज्ञान, ये तीनों किस क्या विषय माने गए इनके द्वारा, गौण विषय माने गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो इसी तरीके से हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।